साथ थोड़ा ये बताएंगे और एक्सरसाइज के साथ दोनों का हो जाएगा, पूरा पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है? साथ साथ बताते चलें। हाँ बोलो क्या? पेपर कैंसिल हो गया 30 तारीख को। तो क्या कल मैथ का पेपर कैंसिल हो गया। तो वो कल होगा ना? नहीं अब परसों है। उससे कर आराम से सर इलेक्ट्रिसिटी इस हफ्ते का आएगा ना ऑनलाइन? हाँ हफ्ते क्या पूरा ही आएगा, जो पूछना होगा पूछेंगे, सही है? अब देखो बात नहीं करो, पता पड़ेगा। Now, ये देखिए हमने इसमें 3 रजिस्टर्स लिए हैं, R1, R2, R3. If one end of 3 registers are connected together and other ends are separately connected together, then such combination is known as parallel combination. सीरीज तो तुमने सीख ही लिया था। तो parallel combination में क्या होगा कि if one end of all registers are connected together and other ends are separately connected together. Such combination is called parallel combination. अब यहाँ पर ये हायर वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये कैसा है? लोअर है। तो अगर मान लीजिए हायर पोटेंशियल V पे है और लोअर पोटेंशियल कितने पे? 0 पे, तो बोलो इसका पोटेंशियल वायर पे तो कहीं गिरा नहीं होगा, गिरा तो किस पे होगा बोलो? रजिस्टर पर। और ये 0 है, तो इसका क्या मतलब है? ये सभी क्या है यहाँ पे? 0, यहाँ पे तो कोई गिरा का है नहीं होगा, जो गिरा हुआ तो रजिस्टर पर। तो ये एंड V है और ये एंड क्या है? 0। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पर मैं वोल्ट मीटर लगा दूँ तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप इन्हीं के बीच में ही हुआ है, तो वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? दैट इज इक्वल्स टू सेल्फ पोटेंशियल। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से हाई करंट जाए, हाई करंट जाएगी, ठीक है, तो इसके पास 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी है? इसमें जाए या इसमें जाए, इसमें जाए। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी बह रही है, तो आगे चल के ये कोसी में भी जा सकती है, गंडक में भी जा सकती है और सरयू में भी जा सकती है। तो जो गेंजेस, रिवर गेंजेस है, गंगा है, इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, उप नदियाँ। कौन कौन सी हैं? कोसी, गंडक, सरयू। तो उसी तरीके से जो चार्जेस यहाँ से जा रहे हैं वो थोड़े से चार्ज इसमें जाएंगे और थोड़े से इसमें जाएंगे और थोड़े से किसमें जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस इक्वल जाए ना, जब वो हम बाद में देखेंगे, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से आएगा, उस चीज़ को अभी हमें बहुत देखना है। लेकिन इतना तो है कि द करंट कमिंग टू ए जंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट गोइंग आउट फ्रॉम दैट जंक्शन। इसको कहते हैं लॉ ऑफ करंट। जितना पानी इस जंक्शन पर आएगा, जिसको प्रयाग कहते हैं, जहाँ नदियाँ मिलती मिली तो हिंदुस्तान को 2 आब या पंजाब, जितना भी 2 नदी मिली तो 2 आब, 5 मिली तो पंजाब कहते हैं, सही कि नहीं? तो जितना द इनकमिंग वाटर एट जंक्शन इज इक्वल्स टू द आउटगोइंग वाटर एट जंक्शन, ये तो होगा ही। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा? ये जंक्शन है, सो टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। जितनी आएगी, कोई वहाँ रह तो नहीं जाएगी चार्ज की, वो इकट्ठा हो जाएगा कॉपर। ऐसा होगा क्या? इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ करंट। बोलो सही है? तो अब जरा देखिए कि यहाँ V करंट आई और V करंट इसके आगे ये I करंट आई, फिर किसमें किसमें डिवाइड हो गई बोलो? ठीक है, देखो
I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको क्या कहेंगे ज्योत्सना? लॉ ऑफ करंट, यानी टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो चार्ज तो ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, तो जो चार्ज है चार्ज फ्लो ही तो कर रहा है, वही तो करंट है। सो टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ऐसा हमने दिखा दिया है वंदना, देख लो, यही तो दिखाया है यहाँ पे, I प्लस I2 प्लस I3, सही है। अब यही तीनों करंट यहाँ से फिर मिल जाएंगी, अब मिल करके फिर वापस फिर से I बन जाएंगी। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक करंट जा रही है 4 एम्पियर, और फिर इसके बाद ये 3 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ये 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ जाने वाली करंट कितनी होगी? बोलो। 2 एम्पियर होगी, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी निकलनी भी पड़ेगी, तो 4 आई तो 4 पे जाना भी पड़ेगा। जितना पानी कहीं जंक्शन में आ रहा है गंगा का, वो सब बहना पड़ेगा, सही है कि नहीं? तो इसी को लॉ ऑफ करंट है। अब देखो, इसके अलावा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तुम अगर अपने घर से कुछ पैसे निकले, वोल्टेज कुछ नहीं होता। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज जूल पर कूलम, एक कूलम चार्ज जितना लेके चले। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि 20 वोल्ट है, तुमने कोई सेल लगाई, तो हर कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज 20 जूल एनर्जी लेके चलेगा। 1 कूलम तुम लोग समझते ही हो कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, तुम अपने घर से निकले हो तो तुम चाहे तो इस रास्ते से जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे कि इससे भी जाओगे इससे भी। जो 1 कूलम चार्ज है, या 1 कूलम, बहुत सारे निकलते रहते हैं, एक कूलम भी नहीं निकलता, वहाँ हजारों कूलम निकलना है, लेकिन कुछ इससे जाएंगे, कुछ इससे जाएंगे, कुछ इससे जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ, मान लो जो इससे जाएगा वो सारा पैसा यहीं खर्च करके ही जाएगा, जो इससे जाएगा वो यहाँ खर्च कर, ये तो 2 रास्ते से तो कोई नहीं जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इससे भी जाए 1 कूलम चार्ज, देखो इसने बोला 3 कूलम को भेज दिया, समझो इस चीज को, 3 कूलम को इसने भेजा और बोला ये रहे 3 कूलम चार्ज, और तुम लोगों को मैं 18 जूल एनर्जी देके भेज रहा हूँ। तो क्या प्रदीप शर्मा आप मुझे बता सकेंगे कि सेल पोटेंशियल क्या है अगर उसने 3 कूलम चार्ज को 18 जूल एनर्जी देके भेजा? तो 6 वोल्ट का है। अच्छा, अब इसने कितना वोल्ट दे दिया होगा बोलो? 6 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ से ही तो 18 जूल एनर्जी दे दी। अब ये सारे कुछ 1 कूलम यहाँ से गया, 1 कूलम यहाँ से गया, और 1 कूलम यहाँ से गया। प्रति कूलम 6 वोल्ट का तुम समझते हो मतलब क्या होता है? 6 जूल पर कूलम। तो जो यहाँ से भी गया है वो 6 जूल एनर्जी खर्च करके ही निकलेगा, क्योंकि उसे फिर तो घर ही आना है ना। ये तो नहीं होगा कि यहाँ तक आने के बाद कहेंगे हम तो लौटेंगे, उल्टा तो कोई नहीं चलता सकता। लोअर से आया तो करंट जा ही नहीं सकती है, उसे आगे ही बढ़ते जाना होगा जब तक कि वो सेल तक ना पहुँच जाए, सही है कि नहीं? ड्राइविंग फोर्स है सेल। तो 1 कूलम यहाँ से गया तो ये क्या करेगा बताओ? 6 जूल खर्च करेगा। जो 3 यहाँ तक 3 कूलम आ गया चार्ज, और फिर उसके बाद 1 कूलम डिवाइड हो गया। उनका भले ही जो रेट हो, चलने का रेट हो, तो डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो करंट हो जाएगा। लेकिन अब देखो, तो इसने 6 जूल यहाँ खर्च किया, 6 जूल यहाँ खर्च किया, 6 जूल यहाँ, तो सब पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम हुआ कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, चाहे तो तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, तुम चाहे तो ईदगाह से होके घर चली आओ, और चाहे तो तुमको और कहीं रामलीला चल रही हो वहाँ से होके घर चली आओ, और या तीसरा कोई हो रहा है कि कहीं पर मेला लगाओ, तुमको 20 रुपए चाहे जिस रास्ते से जाओ, खर्च तो 20 करने ही हैं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। पहले सीरीज था कि 2 वहाँ खर्च के 3 आगे वाली दुकान में, 4 आगे की, ये वहाँ तो सम चलता था। यहाँ तो जिस रास्ते से आओगे जेब खाली करके आना है। तो बोलो पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच ब्रांच, क्या वो सेल पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो गई? बोलो, जब तुम जिस रास्ते से जा रही हो, तुम्हारे पास जो पोटेंशियल भरा है वो तो तुम्हें उसी रास्ते पे ड्रॉप कर देना है, करना है कि नहीं? तो क्या कहेंगे बताइए? द पोटेंशियल ड्रॉप
एट ईच ब्रांच इज इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल। वैसे भी यहाँ तक भी था, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ भी वी रहेगा, यहाँ तो कोई खाली नहीं करेगा। और यहाँ अचानक जीरो है तो इस पर कितने का ड्रॉप होगा? वी का ही हुआ होगा। वी लिखते जाओ सब पे वी, यहाँ तक वी लिखते जाओ, क्योंकि ऐसे गिराएगा तो नहीं रस्से में। और ये जीरो है तो जीरो जीरो लिखते जाओ, तो वास्तव में इधर भी, इधर जीरो, तो वी का ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? इधर भी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बताइए कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच ब्रांच। श्रेया सेंटेंस कंप्लीट करो। करेक्ट, यही बात है, सही है। चाहे जहां से भी जाए, अगर मान लीजिए यहां से जा रहा है तो पोटेंशियल एक रेट है कि 1 कूलम को कितनी एनर्जी दी गई है। अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ तक आया है, मान लो इसने बहुत कूलम भेजे, सेल तो पूरा कई दिनों तक चलता, ना जाने कितना चार्ज निकालता है। 1 कूलम यहाँ आ गया तो वो 1 कूलम कितना चार्ज लेकर आया होगा बोलो? 20 जूल, या 6 जूल है तो 6 जूल लेके आया होगा। तो जब वो इधर से जाएगा 1 कूलम तो 0 जूल है, तो कितने का ड्रॉप किया? 6 जूल पर कूलम। तो हर कूलम वो कहीं से भी जाए, क्योंकि उसके उधर तो उसे सेल तक ही जाना है, तो चाहे इससे जाए, बहुत कूलम आए होंगे हजारों, तो जब मिल्क का रेट थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा, चाहे तुम थोड़ा दूर दो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ तक वो पूरा एनर्जी लेके आए कि यहाँ कहीं गिराया होगा, यहाँ तक कुछ भी नहीं गिराने लायक, यहाँ पूरा, फिर उसके बाद जाना ही। तो बोलो इस पर कितने का ड्रॉप हुआ? 6 जूल पर कूलम, या 6 वोल्ट का। ऐसे वही 1 कूलम यहाँ आ जाए तो यहाँ तक तो पूरा लेके आया होगा ना, यहाँ तक कहाँ खर्च करेगा? रास्ते में कोई रास्ता है क्या? यही मेला लगा हुआ है, यही खर्च करेगा और फिर खर्च करके बस चला जाएगा। तो हर कूलम चार्ज चाहे वो किस रास्ते से जाए, रास्ता बदल जाएगा, लेकिन उसको पूरा ड्रॉप वहीं करना है। ऐसा इससे भी पता चलता है, यहाँ तक भी है और यहाँ 0 है, तो तुम इसको कहीं पर भी लगाते जाओ, ये वी ही दिखाएगा। यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी इसको वी ही दिखाएगा। सही है। तो जैसा श्रेया ने बताया, क्या बताया बताओ? ज्योत्सना रिपीट करो, क्या बताया श्रेया ने? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोलो। बहुत टैलेंटेड निकली। सरोज आप भी बताओ। ऐसा नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है। हाँ बोलो, आप बताओ हमको। पलक आप बताइए। इन each branch. आप In parallel combination, the potential drop at each branch is equal to the cell potential. ठीक है। अगर हम ये कह सकते हैं समानांतर क्रम में प्रत्येक शाखा में होने वाला विभव पतन उसके सीमांत विभव के समान होता है। हिंदी बहुत आसान है, इंग्लिश में नहीं बता पाओ कि इन एवरी ब्रांच जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा वो किसके इक्वल है? सेल्फ पोटेंशियल। जितना लेके आया है 1 कूलम वहां जाएगा तो भी वहां गिराएगा। एक 1 कूलम की बात करो, उतने इधर से निकले, इधर से निकले, इधर 1 कूलम। बहुत आन है, बहुत जा रहा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 1 कूलम देखना है कहाँ गिरा रहा है। 1 कूलम यहाँ से जाएगा तो भी पूरा गिराएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी हजारों जा रहे हैं, यहाँ से भी हजारों में, हजारों को नहीं देखना। सही है। एक बार फिर रिपीट करो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका रिपीट करो। तुमको पढ़ चुकी हो ना पिछली बार, बोलो। ब्रांच इट इज इक्वल्स टू सेल्फ पोटेंशियल। ईच ब्रांच भी कह सकती हो राजश्री, ईच रजिस्टर भी कह सकती। ये 3 ब्रांचेज हैं। सही है। ब्रांच बोलना अधिक ठीक है, ब्रांच पे रजिस्टर किया, ठीक है। देखो इस चीज को, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या इन पैरेलल कनेक्शन, जो सेंटेंस लिखे जा रहे हैं, जब पेपर मिलेगा आपको सारे सेंटेंस लिखने हैं। सेंटेंस पकड़ के चलो, वर्ड्स नहीं पकड़ के चलो, तभी समझ पाओगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? या पैरेलल कनेक्शन, पोटेंशियल ड्रॉप across each branch is equals to, किसके इक्वल है? is
इक्वल टू इट्स सेल पोटेंशियल। इस वजह से यहाँ पर भी जो ड्रॉप है यहाँ से यहाँ तक वो कितने का है, v का है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने का है, और यहाँ से यहाँ तक भी v का है। अब बताओ, अगर मान लीजिए मैं इन तीनों ग्रुप को किसी एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं जो कि मुझको वही सर्किट करंट दे जैसा कि पिछला सर्किट दे रहा है, तो उस रजिस्टर को प्रदीप शर्मा क्या कहेंगे? इफ ए सिंगल रजिस्टर रिप्लेसेस ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, कनेक्टेड इन ए सर्टेन अरेंजमेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीरीज में कर रहा है कि पैरेलल में। If a single register replaces a group of register so that it gives the same circuit current, then that register is called, बोलो, हाँ बोलो आप, equivalent resistance, that is R equivalent, उसको तुल्यांक प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो पीछे भी बताया हुआ है। इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा ना? इक्विवेलेंट वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है और उसके रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। फिजिकली तो वो रेजिस्टर है दिखने में, लेकिन जो उसका रेजिस्टेंस होगा, तुम लोग रेजिस्टेंस बोले सर। so if a single register क्या करे, replaces a group of registers connected in certain arrangement, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे अरेंजमेंट में, अभी प्रदीप शर्मा आपका क्वेश्चन है, certain arrangement so that it gives same circuit current with same cell potential, वही करंट दे दे उसी सेल पोटेंशियल को, it gives same circuit current at same cell potential. So इसको resistance में कहेंगे, same circuit हमने एक सिंगल रजिस्टर को किया तो वो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर है और उसके रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। दिखने में तो रजिस्टर है ना, तो वो रजिस्टर क्या है, उनके इक्विवेलेंट है और उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो आपने लिखा सेम करंट, सेम सर्किट करंट, उसको सेम सर्किट रेजिस्टेंस भी कहेंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंस होता है। अब क्वेश्चन आपका नहीं समझ पा रहा। देखो इन तीनों को हमने रिप्लेस कर दिया और इसने भी आई करंट फ्लो कराई, तो इस रजिस्टर को क्या कहेंगे, इनके इक्विवेलेंट है कि नहीं है? तो इक्विवेलेंट है तो इसको इक्विवेलेंट रजिस्टर कह दो और इसके रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दो। रेजिस्टेंस एक मीजरेबल क्वांटिटी, जैसे आलू, और आलू को मीजर किया जाएगा केजी, तो जो दिख रहा है वो रजिस्टर है और जो उसकी मीजरेबल वैल्यू है वो यूनिट कहलाएगी। जो रेजिस्टेंस है उसका मीजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। सर जो सारा डेफिनेशन है उसका लास्ट सेकंड लाइन इसमें अभी ये यहाँ तक ठीक है। तो सेम सर्किट करंट जैसे अगर मैं उसको रिप्लेस करूंगा तो ये नहीं कि हमने रिप्लेस कर दिया और करंट कुछ और दे रहा है, हमें इंश्योर करना है कि वही मीटर में रीडिंग है कि नहीं। उसका सेम रेजिस्टेंस। अगर हम बहुत सारे बदल के देखें और हमको अगर यहाँ 2 एम्पियर की करंट मिल रही है तो जो हमको 2 एम्पियर की करंट दे दे तो उस रजिस्टर को कहेंगे अरे ये तो वही बिहेव कर रहा है जितने मिल के कर रहे हैं, तो अकेला कर दे रहा है, तो फिर कहेंगे अरे ये दोनों सेम सर्किट करंट दे रही है, ये ब्रांच करंट है, ये सर्किट करंट। तो जो सेम सर्किट करंट दे उसको कहेंगे ये तो इक्विवेलेंट है, इनको एक साथ है, ये ब्रांच करंट है। सही है, I1 I2 I3 क्या है, ब्रांच करंट है, और I क्या है, सर्किट करंट। बोलो सही। तो जो सेम सर्किट कर दे, देन दैट रजिस्टर इज कॉल्ड equivalent resistor and its resistance, पूरा सेंटेंस पूरा करो, इसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, बोलो बताओ भाई। मम्मी ने कहा था इनके माइंड पे प्रेशर ना डालना ज्यादा, नहीं डालना। हाँ आप बताओ।
कोई बात नहीं, आप कभी नहीं डालें ना प्रेशर कि वह रेजिस्टेंस। अभी इतनी देर से तो बात कर रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहा। इतनी बात समझ आ गई, इस चीज को तुल्यांक प्रतिरोध कहेंगे। अब जरा देखो, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। हर ब्रांच में V ड्रॉप है, सब पे भी V ड्रॉप है। हर ब्रांच की करंट लिख दी है, हर ब्रांच का V लिखा है रजिस्टर, तो सब पे 4 बार ओम्स लॉ लगाओ जैसे पहले लगाया। सही बन रहा है, इतनी बात समझ आ गई। हर ब्रांच का V है, हर ब्रांच में I करंट जा रही है और R है, तो चारों पे ओम्स, इन तीनों पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ। इस पे भी तो V अगर है तो V का ही तो ड्रॉप यहाँ होगा, या और कुछ ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सारा ड्रॉप तो इसी पे होना है। तो यूजिंग ओम्स लॉ, इसके बाद क्या लिखें? यूजिंग, तो V1 V ही रहेगा, V1 नहीं रहेगा क्योंकि V ही ड्रॉप है। V इज इक्वल टू I1 R1, I1 R1। V2 क्या? V फिर से देखो, अब यहाँ पे V लगाओ, V इज इक्वल टू I2 R2, I2 और V इज इक्वल टू I3 R। इतनी बात समझ आ गई? अब इस पे भी लगाओ, V इज इक्वल टू I3। देखो, मान लीजिए इस ब्रांच से 1 एम्पियर करंट जा रही है, ये 2 ओम का रजिस्टर है। अब यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रही है और इस रजिस्टर की वैल्यू पूछी गई है पलट, बताओ, बताई दे सकती कि नहीं? आदित्य, क्या बताना है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, जबकि I1 करंट मैंने बता दी, R1 रजिस्टर बता दिया, I2 करंट बता दी और R2 रजिस्टर बता दिया, सिर्फ इतना ही बता दिया। और ये अपना सेल लगा होगा, सेल लगा देंगे बाद में। आप इसकी बताइए, श्रेया आप बताओ। 2 एम्पीयर, करेक्ट, ये देखो पकड़ ली। 2 सॉरी ओम। बहुत अच्छा, इन्होंने देखो कितना तेज रिप्लाई दिया, उससे क्विक विटेड है। 4 ओम। उनका आंसर पहले लिया जाएगा। सर, देखो बहुत बड़ी बात कही है, इन्होंने यहाँ पर ओम्स लॉ लगाया। बताओ इस पे ड्रॉप कितने का है? V बताओ, ड्रॉप बताओ। ये 1 है इंटू 2, तो बोलो I1, तो कितना इन्होंने किया होगा बोलो? 1 इंटू 2 तो 2 वोल्ट हुआ कि नहीं? अब इन्होंने कहा सर पैरेलल में आपने बताया था कि 2 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा, तो सर यहाँ पर भी V ही रहेगा और दैट इज I2 R2। तो इन्होंने कहा सर आपने ये 2 लिया है तो ये 1 होगा। कितना देखो दिमाग लगाया, बहुत बड़ी बात है। बोले सर ये 2 रखोगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप तो इक्वल रहेगा। नहीं, ये 4 बोल सकते थे, क्यों 1 बोला? बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, इन्होंने कहा सर इनका प्रोडक्ट ही V है, अब वो कांस्टेंट है। जब 2 इंटू 1 2 हुआ तो इन्होंने कहा यहाँ 2 है तो ये 1 हो। दिमाग में है कि नहीं? सही है। अल्टीमेटली क्या चीज इन्होंने लगाई, अब तो क्यों फेवरेट है सबके, बहुत बड़ी बात है। सही, इतना कौन कर पाता? बोलो इनिशियल स्टेज पे इतना अच्छा बता रहे कि ये इसको लगा दिए, यहाँ देख के यहाँ अप्लाई कर, फिर से समझो एक नया सवाल। सही, चलो हाँ चलो अब देखो एक नया सवाल पूछे आप लोग, अंकुर को ध्यान से सुनिएगा। सर बोले फरमान करिए। अभी वो कर देंगे, अभी तो आपके फेमस होने का टाइम है। ठीक है, ये देखिए, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम, सही है। अब ये देखिए, ये 6 वोल्ट है। तुम्हें सिर्फ अंकुल ये बताना है कि इसमें I1 करंट कितनी होगी, I2 करंट कितनी होगी, I3। 2 फर्स्ट में 2 होगी, हाँ। I1
सेकंड में 3 होगी, I3 में 6 होगी। मैं लिख देता हूँ, फिर होल्ड मुझे सर्वो से कंफर्म करूंगा। ये 2 एम्पियर बोल रहा है, ये 3 एम्पियर बोल रहा है, और ये 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर। तो आपको लगता है सरोज के ठीक कह रहे हैं? बोलो, निष्ठा कंफर्म करो, सही है। क्योंकि जो सेल पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप एट ब्रांच। तो बिल्कुल वही आ रहा है कि नहीं? समझ आ गई बात कि नहीं? कहीं अदिति तुम ऐसा तो नहीं समझ रही हो कि जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें सबसे कम करंट हो? तो सही समझ, जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें सबसे कम करंट। सही है, ऐसा पैरेलल में होता है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में सबसे कम करंट होती है। इतना देख लिया। अब हम वापस आते हैं, इन चारों वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें। तो आपको I की वैल्यू डालनी है, तो यहां से I1 निकालो। I1 कितना हुआ? V/R1। I2 कितना हुआ? I3 कितना है? और I कितना है? V/R. So place these values in equation 1। सारी वैल्यू डालिए। I is equals to I1 plus I2 plus I3. That is V by R equivalent is V by R1 plus V by R2 plus V by R2. V, अब इससे क्या होगा? V कॉमन आ जाएगा। V by R equivalent. It is 1 by R1 plus 1 by R2 plus V से V कट गया, 1 by R equivalent. It is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus, तो ये हमारी इक्वेशन है। दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the reciprocal of equivalent resistance। सेंटेंस पूरा करो प्रदीप शर्मा। reciprocal of equivalent resistance is equals to reciprocal of तुम कई क्लासेस में नहीं आए हो क्या? ऐसा क्यों? एक बार तो मैं कहीं गया हुआ था। अच्छा, तभी मैं कहूँ, देखो लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सरोज सेंटेंस कंप्लीट करिए। इज equal to reciprocal of equivalent मोनिका आप बताओ। sum of हाँ बोलो। is equals to sum of reciprocal of each Sum of reciprocal of individual resistance। इतनी बात समझ आ गई? अब चलो देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है, this is 6 volt, this is 3 ohm, 2 ohm और this is 1 ohm। तो आपको ब्रांच करंट निकालनी है, सर्किट करंट निकालनी है एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर निकालना है। इतना काम करना है एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहली चीज क्या निकालना है? फाइंड ब्रांच करंट।
ब्रांच करंट्स होगी, और दूसरा क्या पता करना है, दैट इज फाइंड सर्किट करंट, और तीसरा तुमसे सिर्फ प्रदीप शर्मा ये पूछा जा रहा है, बोलो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा किस पे? करेक्ट। आप भी बोलो आशीष, नीचे वाले पे। सचिन 1 ओम, ये 1 ओम पे कह रहे। सरोज आप भी बताओ। यही आधे घंटे समझाया जा रहा है कि पैरेलल में सब पे सेम हो, है ना। यस इनको बहुत आसानी से घुमाए, बहुत भोले हैं, भोलेनाथ हैं, हर चीज में ये भोले बन जाते हैं, बिल्कुल मासूम है। ठीक है, अब देखो सही है। अभी 35 मिनट तो यही बताया जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इट इज सेम रहता है। तो दैट इज आपको क्या पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पता करना है। अब जरा देखिए इसका सॉल्यूशन। वी नो, हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच ब्रांच, हर ब्रांच में कितना है, इज इक्वल टू सेम एज सेल पोटेंशियल, ऐसा। अब आगे का देखो, आनाश्री, ये हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें 12 वोल्ट का सेल लगा हुआ है और 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, इतना हो गया। ठीक है, तुमको ये रेजिस्टेंस बताना ही कितना है, बिना आयुषी से पूछे। आयुषी से नहीं पूछना, वो हमेशा तुम्हारी हेल्प कर देती है। बोलो करेक्ट, ये बहुत बड़ी बात करेंगे। अब आयुषी आपकी बारी आई, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। अदिति, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। टू वोल्ट ना, क्योंकि आई तो तुम्हें पता ही है, आई कितना है, तो आई तो सब में सेम रहेगा ना, ये सब में सेम रहेगा। तो बोलो आई इंटू आर क्या होता है, बी क्या होता है, आई आर। तो आई और आर का मल्टीप्लाई करोगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। श्रेया, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। 4 क्या, मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो 4 वोल्ट। हाँ श्रेया, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। आर तो दिया ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। इनका कहना है लॉ ऑफ पोटेंशियल कि द टोटल सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एट इंडिविजुअल रजिस्टर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो अब ये 6 वोल्ट हो गया, इसी में 6 वोल्ट को क्या लिखोगे, आई तो सर्किट करंट वही है, और R3 लिख लो। देखो ये चीज इन्होंने कितनी आसानी से और जल्दी बता दी। और I1 है ना, दैट इज 6/1, तो 6 ओम। बोलो बात समझ आ गई, ये चीज ठीक है। तो हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए, लॉ ऑफ करंट और लॉ ऑफ पोटेंशियल। एक बार आप मेरा कहने का मतलब है कि इतना सब तुम मत देखो, ओनली लास्ट वाला 8 लास्ट हम क्यों देखें, तुरंत छोटा से देखेंगे। ये बताओ मुझे, इस पे 4 वोल्ट का ड्रॉप है, इस पे 3 वोल्ट का ड्रॉप है, इस पे कितने का ड्रॉप है, बोलो 6 वोल्ट बताओ। 6 वोल्ट ये बहुत अच्छा बताएं, इन्होंने धीमे से बोला था 5 वोल्ट, फेमस होने के लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि तीनों का सम 12 के बराबर है। अच्छा सॉरी सर। सही है। अब अगर ये 6 वोल्ट कहेंगे तो इनको समझाने के लिए रह क्या गया, वहाँ 13 बताने यहाँ 12, कुछ समझाया जा सकता है ऐसे लोग, तो इसलिए इनका अक्टूबर में एग्जाम, इसलिए मजे लेते हैं।
यही दिक्कत है ना, एग्जाम पास हो तो आदमी पढ़े। अब अक्टूबर में इनको मालूम है भी दशहरा भी मना लेंगे, दिवाली भी मना लेंगे, तो एग्जाम आए तो ये 13 को 12 के बराबर बताएंगे। अब हम आगे की बात करते हैं, अपने क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे सब बताया जाएगा। यहाँ पे आओ, पोटेंशियल ड्रॉप इतनी बात हो गई। ये 6 वोल्ट है तो सब पे 6 वोल्ट रहेगा। अब देखो, इसलिए दैट इज इट इज 6 वोल्ट। तो पहली ब्रांच देखो, यूजिंग ओम्स लॉ। आप चाहें तो आशीष सब पे 6 वोल्ट लिख भी सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। 6 वोल्ट 6 वोल्ट सही। अब सब एक साथ हो गए। अब ओम्स लॉ लगाओ तो V को V1 में लिखना है क्योंकि वो तो V है ना, सब पे सेम है। V इज इक्वल्स टू I1 R1। वैल्यू प्लेस करो राशि। So, 6 into बोलो 6 into 2. So 6 is equal to I. ये तो कुछ जानती ही नहीं है, कई दिनों से आई नहीं होगी। दैट इज 6/3, दैट इज 2 एम्पियर हो गया। पहले में कितनी करंट हो गई? 2 एम्पियर। अब दूसरे में निकालो, V इज इक्वल्स टू I2 R2। वैल्यू प्लेस करिए राशि। So 6 is equal to I हाँ, into 2. इंटू 2, तो I2 कितना हो गया? So 3 एम्पियर। V इज इक्वल्स टू I3 R3। जस्मिता बोलो, कोई बात नहीं, आप बोलो। जो सुना I3 इंटू I3 कितना हो गया? 6 एम्पियर। अब मुझे ब्रांच सर्किट करंट बताइए। पहला सवाल हो गया, सर्किट करंट बताना। बोलो, बहुत टैलेंटेड हो श्रेया, तुम भी बताओ। 11, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें कहाँ दिमाग लगा रही? कोई और भी दिमाग लगाना है क्या इसमें? समझ में आया कि नहीं? जो आने वाली धारा है वही तो जाने वाली धारा है। तीनों तुम्हें जाने वाली धारा पता चल गई, दैट इज आउट गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट नहीं पता चल पाएगी क्या? वही तो सर्किट करंट है। सर्किट करंट क्या होगी बताओ? 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर और प्लस 6 एम्पियर, तो कितना हो गया बताइए? 5 प्लस 6 11 एम्पियर। बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में क्या बताया गया है? दैट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे, दैट इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट। इट इज 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3। दैट इज 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1। So this is 2 plus 3 plus 6, 1 upon R equivalent, 11 by 6। तो R equivalent क्या हो जाएगा? 6 by 11 ओम। 11 से 6 में डिवाइड करो तो 55, तो 50 हो गया। तो 11 4 जा 44, फिर 6 आ गया 11, तो 0.545, 0.545। आपको करना क्या है? दैट इज deduce equivalent resistance। for parallel combination। और दूसरा सवाल ये है जो अभी दिया था, आप यहाँ पर देख लें। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस आया है स्नेहा बिश्नोई, वो लेसर देन, ठीक है, ये द लीस्ट, जो लीस्ट है उससे भी लेसर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट, सबसे कम से भी कम, नहीं? चलो
फिर भी जहाँ नहीं समझ में आए जमा जमा के करो, पूछते जाओ हमसे, एक एक चीज समझो, अटकते हो तो पूछो। चलो डेफिनेशन ऑफ बस सर। चलो सर एक बार सर्किट करंट में क्या करना है मतलब? सर्किट करंट भी निकालो। सर्किट करंट ये होगी, हाँ ओके। ये ब्रांच करंट, ब्रांचेस में जाओ, ब्रांच करंट। चलो नाउ एक्सरसाइज का 11.8 एग्जांपल लाइक जमा करिए राशि। कौन लिखो तुम पलटी तो वही 6y है, इसको तो मैं रट के करिए क्या, जब पलटोगी तब तुम्हारा r इक्विवेलेंट आएगा अपॉन 1, तब तो 6y देना आएगा, तब तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन r कौन निकल रहा है, r इक्विवेलेंट करना है आपको, पहले पलटो तब इससे जब डिवाइड होगा तब डेसिमल, यहाँ तो डेसिमल थोड़ी ना आएगा, तो बना दो, इसको समझना है। चलो जमा करिए करो सर। नहीं फ्रैक्शन ओके नाउ अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। एग्जांपल 11.8, इसमें डायग्राम में 5, 10 एंड 30 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं। 5, 10 और 30 ओम के 3 रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं and further these are connected to 12 volt बैटरी। इसको 12 वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है और आपसे पूछा जा रहा है टोटल करंट इन सर्किट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल करंट इन सर्किट का क्या मतलब होता है? 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। तो पहली चीज है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इस चीज को ब्रांच करंट कहते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रांच करंट। और दूसरे में क्या पूछा गया है? करंट थ्रू सर्किट, तो उसे क्या कहते हैं? टोटल करंट थ्रू सर्किट, इट इज कॉल्ड सर्किट करंट। परिपथ विद्युत धारा, सर्किट करंट। और तीसरी चीज क्या पूछी गई है? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, उसका दूसरा नाम क्या होगा? सर्किट रेजिस्टेंस, दैट इज इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ऐसा दिया गया। सब चीजें तो आपको समझ में आ ही रही हैं। करंट इन सर्किट का हो या सर्किट करंट का हो, बात तो एक ही है ना। चलिए जमा कर दिया आपने राशि। चलो अब आगे देखो, पहला क्वेश्चन है दैट इज करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इसका सॉल्व करवाइए। जबकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और एक करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा करके ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। एक ब्रांच में I1 करंट गई, एक में I2 गई, एक में I3 गई, जबकि ये रजिस्टर्स R1, R2 और R3 हैं। पहले का आंसर बताइए। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से जाने वाली करंट। बोलो कुछ भी बोलो, कुछ फार्मूला बोलो तो लिखें, ऐसे करने। I1 is equals to V अपन सही बात कह रही है, that is potential drop, potential drop at each register is equal to cell potential, that is 12 volt। So V is equal to, सब पे V है, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, तो V is equals to
I1 R1 अंकुर राजवालू फिट कराइए। 12 equal to I1 into 5 ohm. 12 is equals to I1 into 5. So I1 is equals to 12 by 5, that is 2.4 ampere. V is equals to I2 R2. इसमें भी बताओ। 12 equal to I2 into 10. सही है, तो I2 कितना हो गया? 1.2. 12 by 10, that is 1.2 ampere. This is I2. और इसी तरीके से V is equals to I3 R3. So 12 is equals to I3 into 30. तो I3 कितना हो जाएगा? 12 by 30. 3 से कट कर दो, तो ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया? 10. 4 by 10 कितना होता है? 0.4 एम्पियर। तो जस्मिता, क्या आप मुझे बताएंगे कि सर्किट करंट क्या हो गई है? करेक्ट, सर्किट करंट जस्मिता ने बहुत अच्छी बताई। दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज 2.4, 1.2 और 0.4, वे मिला के कितनी हो जाएगी? 3.6। तो 4 एम्पियर इज सर्किट करंट। एक चीज और बतानी है जस्मिता आपको, ये मुझे बताइए कि टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैसे निकालें? सही, सो 1 by R equivalent, it is equals to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. So 1 by 5, 1 by 10, 1 by 30, तो कितना हो जाएगा? आप इसमें वैल्यू बताओ सबकी, क्या लिखना? ठीक है, तो दिस कम्स एज 10 by 30. So 1 by R equivalent, it is equals to R equivalent, it is equals to 3 ohm. सिर्फ तुमको प्रदीप शर्मा ये बताना है पोटेंशियल ड्रॉप इस पे सबसे ज्यादा होगा कि इस पे सबसे ज्यादा होगा? सेम रहेगा। करंट इसमें ज्यादा होगी कि इसमें? करंट सर फर्स्ट वाला में देखिए। सही, अच्छा आगे की बात करें। नाउ एग्जाम्पल 11.9 देखो। क्वेश्चन दिया गया है कि R1, R2, 10 और 40 के हैं, इसको कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन इन विच सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ आर यूज्ड। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ resistors in this series and parallel, both combinations are used in single circuit, एक ही सर्किट में। सिंगल सर्किट में यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो R1 एंड R2 ले लिया, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन फिर इसके आगे इस कॉम्बिनेशन को हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया। दैट इज, आगे देखो, बैटरी कनेक्ट कर दिए। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे? बैटरी में कितनी सेल कनेक्ट की है? 4 सेल कनेक्ट करेंगे, 2 वोल्ट की होंगी, और फिर 3 पैरेलल ले लिए। देखिए R1, R2, R3, R4, R5, दिस इज 10, 40, 30, 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm,
और 60 ओम। तो एक तरह से देखा जाए तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगाया जाए। सीरीज में ही तो है, एक साथ है, टू एंड कनेक्ट है। अगर पास में ले आओ तो सीरीज में है, अगल बगल ही तो है। तार से क्या होता है, सही है। R1 और R2 पैरेलल में है कि नहीं? R1 R2 पैरेलल में, और R3 R4 R5 भी क्या पैरेलल है? तीनों तो पैरेलल में। तो पहले मैं R1 और R2 का निकालूं। जैसा मैंने श्रेया कहा था कि ऐसा भी नोटेशन करते हैं, R12 दो का निकाल रहे हैं। अब कितने P लिखेंगे, सब तो अलग अलग है, सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी, सबको तो RP नहीं लिख देंगे। तो 1 2 का निकाल रहे, पैरेलल में दिखा रहे। तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40, तो दैट कम्स एज 4 + 1 5/40। 1/R12 इज 1/8। अगला स्टेप स्नेहा बिश्नोई क्या करना है, इन्वर्ट कर दो। सो R12/1 भी कर सकते हो, और इधर भी क्या कर दो 8/, दोनों तरफ पलट दिया, देख लो। तो R12 की क्या वैल्यू आ गई 8 ओम। इसी तरीके से अब आप निकालिए R3 4 5, ये तीनों भी पैरेलल में 3 4 5, देख लो 3 4 5 कैन one end connected on one side, one and other end is connected to other side, सही है कि नहीं? तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो ये 30 20 60 है, 1/20 और 1/60। तो राजश्री इसका एलसीएम क्या आएगा और इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज क्या क्या आएंगी? ये तो बहुत टैलेंट है, हर चीज इनमें टैलेंट भरा हुआ है। ठीक है, समझ आई कि नहीं? इसको रख दिया। एलसीएम में दिक्कत है, एलसीएम की वजह से बहुतों के बहुत सवाल गलत है। अभी मैं देखा लोग का देखा एलसीएम ही नहीं निकाल पा रहे, बिल्कुल सही 3 बता रहे, 33 या 60 बोल रहे। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? तो आगे का देखिए कि (6 / 60) आ गया। अब ऐसे डायग्राम में हमें क्या करना है, देखो 1/R3 4 5 कितना आ गया 6/60, तो R3 4 5/1 कितना आ गया 10/1, दोनों को पलट दो, ऐसे इन्वर्ट करना ठीक रहेगा। तो R3 4 5 कितना आ गया बोलिए 10 ओम। इसके लिए जब इस तरीके के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो तो इंद्रजीत एक नया काम करना है, तुमने ये तो बना दिया, इसको अब सिंगल से रिप्रेजेंट करो। ये देखो, इसको लिखो R12। अब ये दो नहीं दिखाओ, अब इसको क्या दिखाओ, एक पूरे को मतलब बनवाना। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी में चाहो तो एक एमीटर लगा दो, और एमीटर के आगे जो दूसरा है तो वो एक वायर पे ही लगा हुआ, वायर सीधा कर लो तो सीधा हो गया। वायर को घुमाने में क्या है, वायर तो सीधा टेढ़ा हो सकता है तो सीरीज ही, एमीटर तो कहीं भी लग सकता है। और इसे क्या लिखो R3 4 5, और ये सब क्या है डिफरेंट सेल्स लगे हुए हैं, तो एक बैटरी बन गई। और फिर इसके बाद कहीं पे की लगा दीजिए, की जहाँ पर भी लगी हो। ऐसा हमें बनाना चाहिए, इसको कहते हैं एनालॉगस सर्किट। उनको हमने इंटरप्रेट करके ऐसा कर दिया है। अब देखो इसके बाद लिखो कि R12 एंड R3 4 5 आर इन क्या है सीरीज। ये सब किसमें हो गए, देखो R12 एंड R3 4 5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको लिखो। सो RS क्या हो गया बताइए। अब RS इन दोनों का that is equals to R12 प्लस R3 4 5। चूंकि ये फाइनल है इसलिए आप इसे R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट लिख दो तो ये अंतिम है। तो कितनी कितनी वैल्यू आई है, जसमिता फीड करो वैल्यू। एट ओम और
सही है। तो 8 ओम और प्लस 10 ओम, तो 18 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। एक आंसर निकल गया। और भी कुछ पूछा गया क्या क्वेश्चन में? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। एक इसका फिर से डायग्राम बना हुआ दीजिए। अब उसके बाद एक सिंगल रजिस्टर बना दो और उसमें क्या दिखा दो, आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी रख दो, 18 ओम, और इसी में कुछ सेल लगा दो जो सेल लगाने जैसे लगे थे, ऐसे सेल लगा दीजिए। और फिर एक की लगा दो, और तो कुछ नहीं चाहिए, बस मीटर लगाना है। मीटर वही चीज सिंगल लगा दी। इसको एक अच्छा संकेत माना जाता है अगर आप ऐसा करती हैं। दैट इज प्लस, प्लस की तरफ प्लस और माइनस, प्लस माइनस। सही है। अब नाउ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, सेल पोटेंशियल भी दिया होगा। सेल पोटेंशियल में देख लेता हूँ 12 वोल्ट, तो दैट इज V, इट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब यूजिंग ओम्स लॉ सर्किट करंट पता कर लीजिए, दैट इज B यहीं से ले लो। तो R इक्विवेलेंट इट इज 18 ओम। लास्ट से सर्किट करंट निकालो। V is equals to IR equivalent। वैल्यू फीड करिए। I into 18, तो I कितना हो गया, 12/6 अगर कर लो तो 2 और 3, तो 0.66 बार एम्पियर। ये सर्किट करंट हो गई। सर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें सॉल्यूशन में डायग्राम नहीं है तो कंपल्सरी बनाना है फिर ऑप्शन है? आपके ऊपर कोई जरूरी नहीं जरूरी। आगे देखिए, नाउ एक्सरसाइजेस में आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a battery of 9 volt is connected to 5 resistors which are connected in series. How much circuit current will flow through 12 ohm? 9 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम हो गए। 12 ओम है। इन सब के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई है एंड दैट इज ऐसा कह रहा है 9 क्वेश्चन में 9 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी है तो आप चाहे, बैटरी तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, 2-3 सेल बना के बस 9 वोल्ट दिखा दो। सेल कहता तो सेल बना देता, बैटरी वगैरह बोला तो 2-3 बनाना ठीक रहेगा। तो यहीं पर 9 वोल्ट दिखा दीजिए। सही है। अच्छा, और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। तो प्रदीप शर्मा ये बताइए, इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगी कि 12 ओम से? सेम, क्योंकि एक ही सर्किट में, इन सिंगल सर्किट देयर विल बी सिंगल करंट, तो आई रहेगा। अब हम इसमें सबसे पहले RS की वैल्यू निकालें, R1 प्लस R2। अच्छा बताया प्रदीप आपने, दैट इज R4 प्लस R5। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 सबको जोड़ो। 5, 9, 5 4 9, 9 5, दैट इज 1.4 और 12 दैट इज 13.4 ओम। ये तो इनका सीरीज रेजिस्टेंस हो गया। अब ओम्स लॉ लगा दो, जबकि V कितना दिया है 9 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू IRS यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाने पर
तो 9 इज इक्वल्स टू आई इंटू 13.4, तो आई कितना हो गया 9/13.4 और इससे डिवाइड करो 9 ने कर दिया 12/4 तो 134 90 कर लिया, डेसिमल हटा के उधर जीरो बढ़ा दिया। और ये बताइए कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 1 is 6 और 7, that is 6 और 9 196 is जाता है। So 0.67 है 0.67 एम्पियर। कितना आ गया 6 4 24 6 18 2 20, ये 8 आएगा, तो ये 96 आएगा। और फिर 0.67 बता है, तो 0.6 फिर 7 टाइम्स चला जाता होगा ये 7 एम्पियर। ये सर्किट करंट है। एज इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ऑल रजिस्टर विल बी सेम, so the current through 12 ohm resistor will be same. So this is, it is the current through 12 ohm resistor. 10th question देखो, how many resistors, कितने resistors लिए जाएं कि 220 वोल्ट लाइन में हमें बहुत सारे पैरेलल में लगाने हैं, तो कितनी ले कि मैक्सिमम 5 एम्पियर की अलाउएबल करंट है। यानी आपके बाहर का जो मीटर लगा 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो उड़ जाएगा मीटर ही, मीटर से आग निकलने कह रहा है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। समझ में आई? तो जो आपको डोमेस्टिक है, अगर डोमेस्टिक में तुम मशीन लगा दो बड़ी बड़ी तो चल पाएगी क्या? तो उसके लिए 10 किलोवाट लेना पड़ता है। ये जो यहाँ से 5 किलोवाट है, ठीक है। अब देखो ये सब डोमेस्टिक लाइन है। अभी मान लो मैं यहाँ एक और एसी लगवा लूँ तो कहता नहीं आपका 5 किलोवाट से ऊपर रेटिंग नहीं है, उसके लिए फिर आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। 10 रुपये यूनिट दे रहा हूँ ना, अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, फिर कह रहा है उसके लिए आपको 16 रुपये यूनिट चार्ज बढ़ जाएगा, पर यूनिट का इसका भी बढ़ जाएगा। समझा? तो घरेलू जगहों पे आप कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते, उनका ये क्या है, सही। तो उसी तरीके से, इसीलिए देखो ये बोल भी क्या रहा है इस सवाल को बताने के लिए, अलाउएबल करंट क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन में कि ये मुझे बताओ कि तुम कितने 176 ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगाओ कि जो करंट है वो इससे ज्यादा ना होने पाए सरोज, बताओ। 5 एम्पियर से ज्यादा तुमको ड्रॉ ही नहीं करनी है सर्किट, ऐसा क्वेश्चन। दैट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी ड्रॉन थ्रू सर्किट इज 5 एम्पियर। क्वेश्चन अदिति समझ में आ गया ना तुमको कि हमें इससे ज्यादा 5 एम्पियर ही ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सप्लाई लाइन है वो मेन सप्लाई लाइन है, वो कितनी है 220 वोल्ट की होती है। आपको 176 ओम के कितने रजिस्टर्स लेने चाहिए? मान लीजिए अब ये देखो ब्रांच करंट, सब में अपनी अपनी ब्रांच करंट होगी, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि ये तो 5 एम्पियर है, मान लो ब्रांच करंट सब में आई है, देखो सब रजिस्टर सेम है आगे, तो सब में करंट भी सेम होगी, ये तो आपको मालूम है ना। इफ रजिस्टर्स आर सेम आइडेंटिकल तो करंट भी तो सेम होगी। सो एज रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, सो करंट इन ईच ब्रांच इज सेम। तो टोटल जो ये करंट है बोलो, एंड देयर आर एन ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस है बताओ? n है। हमें मालूम नहीं है कितने रजिस्टर्स हैं, हम पैरेलल में लगा रहे हैं। सो लेट देयर आर n ब्रांचेस, हर एक में 176 का लगा हुआ है, तो वही पूछा कि कितने हम लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सर्किट करंट का क्या फार्मूला होता है?
सर्किट करंट, लॉ ऑफ करंट है, इट इज सम ऑफ ब्रांच करंट, अभी लिखाया था पहले, ब्रांच करंट, इसका मतलब बोलो 5 एम्पियर किसके इक्वल है, I प्लस आई तो कितना हो जाएगा बोलो, NI, आपको कितनी टर्म्स तक बोलो, n टर्म्स। तो इतनी बात तुमको पता चल गई, ओके। अब मुझे बताइए कि क्या जो इस पे ड्रॉप है, क्या जो इस पे ड्रॉप है वही इस पे भी है, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। ये सेल पोटेंशियल इज द ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें भी हम कितना लिख सकते हैं, 220 वोल्ट। तो हमारे पास अब आई भी है, तो क्या इन तीनों पे मिला के ओम्स लॉ लगा लें, वही सब पे 220 वोल्ट का ड्रॉप है, हर एक का रजिस्टर दिया, आई करंट है, और वही आई यहाँ रख दें तो क्या एन ना निकल रहा है, सही है। फिर से समझो, इतनी बात तुमको समझो, ये हटा दो, समझ में नहीं है तो फायदा क्या है, सही है। सर लिख रहे छोड़ो मेन यहाँ समझो चीज को, देखो तुम ये समझो ना 220 वोल्ट है। अभी हम इस सवाल को 3 तरीके से बताएंगे, तुम्हें जो पसंद आ जाए ले लेना एक सवाल में। सबसे पहला मेथड देखो, 220 वोल्ट है, दैट इज सेल पोटेंशियल इज द ड्रॉप, अभी तुम लोगों ने डिड्यूस किया है फार्मूला, सेल पोटेंशियल इज द ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल। तो इसलिए एट ईच रजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप को पीडी भी लिखते हैं, इट इज 220 वोल्ट, सही है, ऐसा चलता है, खूब चलता है। तो अब यहाँ लिखो बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाइए, तो यहीं पे लगाओ, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो 220 इज इक्वल्स टू I और इंटू 176, तो I कितना आ गया, 220 अपॉन 176, कितने से कटेगा, 4 से काटो, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, तो कितना आ गया, 5/4 आ गया, 5/4 आया क्या, 1.25 यही है। तो I कितना आ गया, 1.25 है क्या, 1.2 है ना, 1.25 इतना आ गया। हमने करंट निकाल ली एक ब्रांच की। अच्छा तुम ऐसा मुझे बताओ, कुछ भी मत करो, एक में 1.25 हम 5 चाहते हैं, कितनी ब्रांच हो, ऐसे ही बताओ। 5 एम्पियर की करंट कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो रही, जिसमें से हर एक में 1.25, कितनी ब्रांच हो, ऐसा 4 हो जाए जोड़ के देख लो, 1.25 एक में जा रही है। अगर मान लो मैं कहता 5 जा रही है, सब में 1 एम्पियर है, तो कितनी होती है, 5 हो जाती है। लेकिन ये तो 1.25 है, 1.25 इंटू 4 करोगे 5 आ जाए, सही है। तो अब यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, एक ब्रांच का तुमको समझ में आ गया। अब अगला देखो, दैट इज, देखिए अभी आई आ गया। अब ये मुझे बताइए कि सर्किट करंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ब्रांच करंट। सर्किट करंट कितनी है, अलाउएबल है 5 एम्पियर, और ब्रांच करंट कितनी है 1.25, और ऐसी कितनी ब्रांचेस होंगी, एन ब्रांच को भी हम लिखेंगे नहीं, वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना, हमें क्या मालूम कितनी ब्रांच है। लेट देयर आर n ब्रांचेस, तो इसको क्या लिखोगे 1.25 इंटू n, तो n की क्या वैल्यू आ गई बताइए 1.25, तो डेसिमल हटाओ 125 कितना आ गया, 5 से कट करो, 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो कितना आ गया। सो 4 resistors must be connected in parallel। वो बात समझ आ गई, 4 resistors must be connected
अगला देखो, अब मान लो अंकुर राज इस सवाल को कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? ये कहेंगे कि सर हम इसको एक मान रहे हैं, ये चीज नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं सर ये चीज तो इसको पूरा एक रेजिस्टेंस मानना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सही है? तो ये मुझे बताओ यूजिंग ओम्स लॉ सर्किट करंट कितनी है? सर्किट करंट इज 5 एम्पियर और सेल पोटेंशियल या लाइन वोल्टेज, इसको लाइन वोल्टेज भी कहते हैं, 220 वोल्ट। सेल तो क्या लगा, ये तो लाइन वोल्टेज है, लाइन से ली गई ना ये, इसको क्या कहेंगे? लाइन वोल्टेज को सेल तो लगा नहीं। अब ये देखो, ये ऐसे मान के चल रहे हैं कि सिंगल है। अगर सिंगल मान के चलेंगे तो ये 220 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर है, तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इससे निकालो V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, तो बोलिए 220 इज इक्वल्स टू क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आप मुझे बताइए आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? क्या 44 आ गया? चेक करो, 44 ओम आ गया। और ये मुझे बता दो, अगर ये सभी पैरेलल में लगे हैं तो क्या 1/r इक्विवेलेंट इज आल्सो इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स या n टर्म्स? ये तो होता ही है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है ऊपर से देख के बताएं। लेकिन इन सब की कितनी है? और ऐसी n टर्म्स हैं, तो 1/44 इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही, n/176। 176 वहां ले जाओ तो बताओ 176/44 कितना होगा? 11 से कट जाएंगे दोनों, 11 1 इज 11, 11 6 और 11 से इसको काटो, दैट इज 4 इज इक्वल्स टू 1। तो हाउ मेनी रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड? पूरी बात समझ आ गई? तो अगला मेथड क्या है? दो समझ में आ गया ना तुमको? है वही चीज लेकिन अलग अलग तरीके से करना है। चलिए, जो अभी KV1 के उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आगे बताया जाएगा कि पावर इज इक्वल टू IV, ठीक है? तो चलो हम बता देंगे तब तीसरा मेथड, पावर IV लोग पता नहीं। चलो सर ऐसे होते तो फिर रजिस्टर को 176 into n भी लिख सकते हैं। हाँ? जैसे कि R इक्विवेलेंट लिया है तो 176 एक का है तो n है, तो फिर R इक्विवेलेंट की जगह 176 n भी लिख सकते हैं। वो सब ऐसे करना ज्यादा ठीक है। बाकी तो 1/r इक्वल सवाल यही लगाओ, n/r सीधा लिख सकती हो, लेकिन ये ज्यादा एक्सप्लिसिट है, वो इम्प्लिसिट है। ये ऐसा करना ज्यादा, एक पैरेलल का आपने लगा दिया, ठीक है? आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करना है और 9 को 2 तरीके से, इतना काम आज का। इनको 2 तरीके से, हाँ 2 तरीके, 3 तरीके से। वो नहीं सीखोगे तो तुम डेक्स्ट्रस नहीं बन पाओगे, दक्ष नहीं बन पाओगे चीजों। तो आपको ना एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से दाहिना हाथ बना दे। अब जरा देखो, आपको करना क्या है? एक तो 9th करना है और 10th करना है, कुछ नहीं। आप देख लो एक बार, हम तो हैं ही, मदद करने को तैयार हैं। थोड़ा हिंट दे देंगे, बाकी तो आप कर ही लो। तो 10th को 2 ways, इतना ही काम करना है। चलो